हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल के एजुकेशन। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोगों को डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर शिक्षण अधिगम के सिद्धांत में मैं आप लोगों को संप्रेषण के बारे में पढ़ा रही थी। और आज मैं आप लोगों को संप्रेषण के प्रकार और उनके तत्व यानी कौन कौन से घटक हैं उनके बारे में पढ़ाऊँगी। तो जैसे कि आप सभी लोग जानते ही हैं कि संप्रेषण किसे कहते हैं। जब कोई व्यक्ति अपने भाव और विचारों को किसी दूसरे व्यक्ति की ओर प्रकट करता है और दूसरा व्यक्ति उसे भली भांति समझ लेता है तो उसे हम क्या कहते हैं? संप्रेषण कहते हैं। संप्रेषण को हम इंग्लिश में कम्युनिकेशन कहते हैं, ठीक है। यानी एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति के थ्रू अपने भाव और विचारों को प्रकट करना। तो चलिए हम इसको आगे बढ़ाते हैं इस क्लास को, क्योंकि ये सारी चीज़ें ऑलरेडी मैंने पढ़ा दी हैं इससे पहले की क्लास में। आज मैं आपको डिस्कस करूँगी संप्रेषण के प्रकार के बारे में, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपके फर्स्ट सेमेस्टर के लिए, डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के लिए। तो जल्दी से आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साइड में बेल आइकन है उसको प्रेस कर ले, ताकि मैं जब भी कभी कोई लाइव वीडियो लाऊं या फिर वीडियो अपलोडेड करूं उसकी नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहे। और साथ ही साथ आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने से क्या होगा, कब मैं क्लास लूँगी कब नहीं लूँगी उसकी इन्फॉर्मेशन जो है, उसकी सूचना जो है वो आपको मिलती रहती है, ठीक है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं संप्रेषण के बारे में। और आपको बता दूं, मैंने ऑलरेडी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करा दिए हैं। इम्पॉर्टेंट जो भी आपके सारे चैप्टर मैंने ऑलरेडी करा दिए हैं, लेकिन जो नहीं कराए हैं उन पर मैं फोकस कर रही हूँ। बाकी और भी चैप्टर मैंने ऑलरेडी करा दिए हैं सभी सब्जेक्ट के। संस्कृत की क्लास आप देखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जितनी अच्छी से मैंने संस्कृत पढ़ाई है शायद किसी ने पढ़ाई होगी। हर एक चीज़ को मैंने ट्रिक वाइज पढ़ाया है। यानी जो हमारे ऐसे प्रशिक्षु हैं जिनको संस्कृत का ABCD भी नहीं आता है, वो 100 तक पहुंच जाएंगे। यानी ज़ीरो से स्टार्टिंग जिनको करनी है उनको मैं बहुत आसानी से 100 तक सिर्फ और सिर्फ अपने वीडियो के माध्यम से पहुंचा देती हूं। तो आप सभी चीज़ों को ध्यानपूर्वक देख लीजिएगा। तो चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं अब बिना टाइम वेस्ट किए। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, संप्रेषण के प्रकार, कि संप्रेषण कितने प्रकार के होते हैं। तो संप्रेषण हमारा क्या है, दो प्रकार का होता है। एक तो होता है शाब्दिक संप्रेषण, जिसे हम वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं, और दूसरा होता है अशाब्दिक संप्रेषण, जिसे हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं। तो शाब्दिक संप्रेषण और अशाब्दिक संप्रेषण क्या होते हैं, चलिए इनके बारे में हम बात करते हैं। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि संप्रेषण यानी टाइप ऑफ कम्युनिकेशन हमारा 2 टाइप्स का होता है, वर्बल कम्युनिकेशन एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। यानी कि शाब्दिक संप्रेषण और दूसरा होता है अशाब्दिक संप्रेषण। शाब्दिक संप्रेषण में क्या होता है, मौखिक संप्रेषण होता है और लिखित संप्रेषण होता है। यानी जब अपने भाव और विचारों को आप शब्द के माध्यम से प्रकट करते हो, मौखिक संप्रेषण ओरल वर्बल कम्युनिकेशन कहलाता है, लिखित संप्रेषण रिटन कम्युनिकेशन कहलाता है। अशाब्दिक संप्रेषण में क्या होता है, जिसे हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं, इसमें वाणी या ध्वनि संकेत संप्रेषण होता है, ठीक है। और आँखों की भाषा, मुख मुद्रा, जैसे आप बच्चों से इशारे करते हो, मान लो आपने सैड जैसा या गुस्से जैसा आपने कुछ इमोजी दिया या मुंह बनाया, तो बच्चे क्या होते, समझ जाते हैं कि मैम बहुत गुस्सा है। आपने बच्चों को आँख दिखाई। आपके मम्मी पापा क्या होते हैं, जब आपको डांटते हैं तो कभी कभी शाब्दिक नहीं बोलते, मुंह से नहीं बोलते, मुंह से नहीं डांटते कि ऐसा मत करो, कभी कभी क्या करते हैं, आँख दिखाते हैं, ठीक है, या गुस्सा दिखाते हैं, तो आप उनके संकेतों को समझ जाते हो। तो मुख मुद्रा, स्पर्श करके, ये सभी क्या है, शाब्दिक संप्रेषण है। चलिए हम बात करते हैं एक एक करके सभी संप्रेषण की। तो शाब्दिक संप्रेषण क्या होता है, और आपको बता दूं ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इससे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है। शाब्दिक संप्रेषण में सदैव भाषा का प्रयोग किया जाता है। इसमें हमेशा भाषा का प्रयोग किया जाएगा, इस बात का आपको ध्यान में रखना है। यह संप्रेषण 2 प्रकार का होता है। यानी हमारा जो शाब्दिक संप्रेषण है 2 प्रकार का होता है। अभी हमने देखा, एक तो मौखिक संप्रेषण हो गया, दूसरा लिखित संप्रेषण हो गया। मौखिक को हम इंग्लिश में ओरल वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं और लिखित संप्रेषण को हम रिटन कम्युनिकेशन कहते हैं। मौखिक संप्रेषण होता क्या है, चलिए हम इसके बारे में जान लेते हैं। तो मौखिक संप्रेषण क्या होता है, इस संप्रेषण में मौखिक रूप से वाणी द्वारा तथ्यों सूचनाओं का आदान प्रदान किया जाता है। यानी आप मौखिक रूप से क्या करते हो, बोल करके आप किसी को अपनी सूचनाओं के बारे में, अपने तथ्यों के बारे में, आप जो भी सोच विचार कर रहे हो उसके बारे में दूसरों तक पहुंचाते हो। इस विधि में संदेश देने वाला एवं संदेश ग्रहण करने वाला दोनों ही आमने सामने होते हैं। जैसे मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, तो ये मैं आपके सामने नहीं हूँ, ठीक है।
लेकिन मैं यहाँ पर मौखिक संप्रेषण कर रही हूँ। आप जब क्लास में जाते हो, क्लास में एक बच्चा है और क्लास में क्या है, टीचर है। तो जब टीचर बच्चों को आमने सामने जो पढ़ाते हैं, बच्चा उसको समझता है, ये होता है मौखिक संप्रेषण। यानी बोल करके किसी भी चीज़ को पढ़ाते हैं, किसी भी आपके टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं, तो वो होता है मौखिक संप्रेषण। ठीक है। इसमें टेलीफोन, अब मौखिक संप्रेषण में ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति हमारे आमने सामने हो तभी हो। जैसे मैं हूँ, मैं बोल रही हूँ ना, आप मेरी बात को सुन रहे हो, ठीक है, आप मेरी आवाज़ सुन रहे हो, मैं आपको समझा रही हूँ, तो ये हुआ मौखिक संप्रेषण। तो इसके लिए टेलीफोन, यानी आप जब कभी मान लो कहीं बाहर पढ़ने के लिए जाते हो और अपनी मम्मी से बात करते हो, ठीक है, आप मम्मी को अपने बारे में बताते हो, जो भी आपके अंदर सूचनाएं होती, जो भी जानकारी होती है, आप मम्मी को देते हो फ़ोन के माध्यम से, और मम्मी उसको बहुत अच्छे से समझ जाती हैं, सुनती हैं, समझती हैं और उसका जवाब भी देती हैं, यानी फीडबैक भी देती हैं। तो ये हो गया मौखिक संप्रेषण। ठीक है। टेलीविज़न के माध्यम से भी होता है। इसके द्वारा पाठ्य साक्षात्कार, परिचर्चा यानी डिस्कस जो होता है, सामूहिक चर्चा, कहानी, समूह में बैठ के लोग कहानी की चर्चा करते हैं या कोई चर्चा करते हैं आदि के माध्यम से विचारों की अभिव्यक्ति जो है वो क्या है, की जाती है। यह अनौपचारिक होता है। ठीक है। ऐसा नहीं कि इसके लिए आपको एक स्कूल की ही ज़रूरत हो, ये घर पे भी बैठकर, आप घर पे भी बैठ के बातें करते हैं, कहानियाँ सुनते हैं, मम्मी पापा से बातें करते हैं, परिवार में बातें करते हैं। ठीक है। कहीं भी बैठकर कहीं भी हो जाता है और अधिक प्रभावशाली भी होता है। इसमें प्रेषक और ग्राहक के विचारों को आमने सामने एवं स्पष्ट आदान प्रदान होता है। प्रेषक मतलब होता है जो अपने संदेश को देने वाला होता है। जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो मैं हूँ प्रेषक, और ग्राहक वो होता है जो हमारी बात को सुन रहा है, यानी जितने भी प्रशिक्षु हमारी बातों को सुन रहे हैं और उसको ग्रहण कर रहे हैं, उसके अर्थ को समझ रहे हैं, यानी आप लोग जितने भी हमारे प्रशिक्षु हैं वो क्या हैं, ग्राहक हुए। तो प्रेषक मतलब समझने वाला और ग्राहक मतलब, प्रेषक मतलब बताने वाला, कुछ कहने वाला, और ग्राहक मतलब उसको ग्रहण करने वाला। ग्राहक, ग्रहण से निकला है ग्राहक। ठीक है। तो सारी चीज़ें क्लियर हो गई कि मौखिक संप्रेषण क्या होता है। मौखिक संप्रेषण आपका फ़ोन के माध्यम से भी हो सकता है। ठीक है। आप किसी को अपनी बात बता रहे हो तो वो दूसरा ध्यानपूर्वक सुनता है, फिर उसका आंसर देता है। ठीक है। मैं आपको पढ़ा रही हूँ लैपटॉप के माध्यम से, फ़ोन के माध्यम से, तो आप मेरी बातों को सुन रहे हो और आप उसको ग्रहण कर रहे हो। ठीक है। तो ये हो गया मौखिक संप्रेषण। और इसके साथ साथ आप आमने सामने बैठकर भी अपने भाव को, अपने विचारों को आदान प्रदान कर सकते हो। ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं लिखित संप्रेषण की। लिखित संप्रेषण क्या होता है। इस संप्रेषण में प्रेषक अपनी बात को लिखित रूप में संदेश प्राप्तकर्ता के पास भेजता है। जैसे आप किसी को लेटर लिख रहे हो, किसी को पत्र लिख रहे हो, तो ये हो गया लिखित संप्रेषण। ठीक है। आप अपने बातों को, अपने विचारों को, मान लो अपने दोस्त को आपने क्या लिखा, पत्र लिखा, तो ये हो गया लिखित संप्रेषण। जैसे आप किसी को टाइपिंग करके, आप मैसेज करके, व्हाट्सएप में चीज़ों को भेजते हो, तो वो हो गया लिखित संप्रेषण। ठीक है। इस प्रकार के संप्रेषण में प्रेषक, संदेश प्राप्तकर्ता दोनों के पास लिखित में प्रमाण रहता है। जैसे आप किसी को व्हाट्सएप कर रहे हो, कोई मैसेज व्हाट्सएप पे कर रहे हो, तो वो क्या करता है, आपको वो उसका आंसर किस में देता है, लिखित रूप में ही देता है। आप किसी को टाइपिंग कर रहे हो, टाइप कर रहे हो अपने मैसेज को, वो भी टाइप करके ही देता है, यानी लिखित रूप में देता है। और इसमें खर्च भी कम होता है। इसमें एक दूसरे की आमने सामने की उपस्थिति आवश्यक नहीं होती। लिखित संप्रेषण में क्या होता है, आप जैसे मान लो आप दिल्ली में बैठे हो और आपका दोस्त इलाहाबाद में बैठा है, या सॉरी प्रयागराज कह सकते हैं आप, ठीक है, प्रयागराज में बैठा हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि आपके आमने सामने है, भाई कहाँ दिल्ली कहाँ प्रयागराज, ठीक है। तो लिखित संप्रेषण क्या होता है, आप पत्र के माध्यम से ना एक दूसरे की बातों को कर रहे हो। अब जैसे मान लो मोबाइल ही है, आप अभी मैंने व्हाट्सएप की बात की, ठीक है, या इंस्टाग्राम की बात की, तो आप मान लो दिल्ली में बैठे हो, वहाँ से मैसेज कर रहे हो और यहाँ से रिप्लाई आपका जा रहा है। तो ये यही कहा गया है कि इसका कोई ज़रूरी नहीं कि आपके आमने सामने ही बैठा हो तभी ये ज़रूरी है। ठीक है। लिखित संप्रेषण में पत्र व्यवहार, बुलेटिन। अब बुलेटिन क्या होता है, बहुत से लोग कंफ्यूज हो गए होंगे, भाई ये बुलेटिन क्या है, तो बता देती हूँ। बुलेटिन क्या होता है, बुलेटिन का मतलब होता है जैसे आपको टीचर पढ़ा रहा है क्लास में, फिर आपके टेस्ट, यूनिट टेस्ट वगैरह होते हैं, एग्जाम्स होते हैं, और जब टीचर पढ़ाता है तब भी आपसे कई सारे क्वेश्चन पूछता है। ठीक है। तो जो भी चीज़ें आपकी लिखित रूप में होती है, जैसे आप एग्ज़ाम देते हो तो वो क्या है, लिखित रूप में है। ठीक है। या फिर आप यूनिट टेस्ट दे रहे हो तो क्या होता है, लिखित रूप में जो होता है वो हमारा क्या होता है, लिखित संप्रेषण होता है। इसे हम बुलेटिन कहते हैं। ठीक है। जैसे गृह पत्रिकाएँ, प्रतिवेदन आप जो देते हो, विभागीय पत्रिकाएँ आदि आती हैं। ठीक है।
अब हम बात करते हैं अशाब्दिक संप्रेषण की। अशाब्दिक संप्रेषण क्या होता है? आई होप कि आप शाब्दिक संप्रेषण को समझ गए होंगे। यानी अपने भावों और विचारों को बोल करके प्रकट करते हो, ठीक है, तो वो हमारे क्या होते हैं? मौखिक संप्रेषण होते हैं। और शाब्दिक संप्रेषण दो तरीके के होते हैं, मौखिक और लिखित। या तो आप अपने भाव को लिखकर प्रकट करते हो या फिर आप अपने भाव को बोलकर प्रकट करते हो, तो वो हो गए शाब्दिक संप्रेषण, ठीक है। अशाब्दिक संप्रेषण में क्या होता है? चलिए इसकी बात करते हैं। इसमें भाषा का प्रयोग नहीं किया जाता है, ठीक है। अशाब्दिक संप्रेषण जो होता है इसमें हम भाषा का प्रयोग नहीं करते हैं। इसमें वाणी, संकेतों से, आँखों से, मुंह से, हाव भाव से एवं स्पर्श संपर्क आदि से संप्रेषण किया जाता है। इशारे करके आप करते हो, आँखों से इशारे करते हो, किसी को छू करके, मान लो आप किसी को बुला रहे हो, तो आप मान लो कभी कभी आपका फ्रेंड्स आपके पास बैठा, आप उसको बुलाना चाहते हो तो आप बोलते नहीं हो, उसके मतलब उसको छू लेते हो, बस वो आपकी तरफ देख लेता है कि यार ये मुझसे कुछ कहना चाह रहा है। मुंह के हाव भाव से समझ जाता है बच्चा, ठीक है। संकेतों से, मान लो कोई टीचर डंडा उठा रहा है, डंडा किसी टीचर ने उठाया, आप लोग समझ जाते हो आप पिटने वाले हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप बच्चों को मारने चलते हो, डंडा उठाते हो, समझ जाते पिटने वाले हैं, तो इस तरीके से। तो हम क्या करते हैं? अशाब्दिक संप्रेषण, इसमें भाषा का प्रयोग नहीं किया जाता है। ज़रूरी नहीं कि भाषा का प्रयोग ना किया जाए, किया भी जा सकता है, ठीक है। तो इसमें वाणी, संकेतों से, आँखों से, मुंह के हाव भाव से एवं स्पर्श संपर्क आदि से संप्रेषण किया जाता है। चलिए हम इसकी बात कर लेते हैं। अभी हमने कहा वाणी या ध्वनि संकेत संप्रेषण, ठीक है। तो ये कैसे होता है? इस संप्रेषण में विचारों, भावनाओं की अभिव्यक्ति छोटे छोटे समूह में आमने सामने रहकर वाणी द्वारा की जाती है। छोटे मोटे समूह में कैसे? जैसे आपका क्या होता है? वार्ता की बीच हाँ हाँ, हूँ या हाँ, ये आप जैसे बोलते नहीं, आप जैसे मैंने कहा आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आ गई, तो आप क्या करते हो? हाँ, बस इतना सा बोल दिया, ठीक है। यानी वाणी का यूज़ तो होता है लेकिन बहुत मिनिमम, ठीक है। मैंने कह दिया आप लोग सारा काम कर लीजिएगा, आप लोगों को चीज़ें समझ में आ रही हैं, आपने कहा हाँ, ठीक है। इस तरीके से है कहते चले जाना। जैसे मान लो कोई आपसे कुछ कह रहा है, पता है मैंने रात में एक भूत देखा, तो आप कहेंगे हैं, ऐसे बोलते हैं ना। तो ये हो गया एक संकेत है, ये एक तरीके से संकेत है कि मतलब वो समझ गया कि हाँ देखा था तुमने भूत। अब पूरी बात वो नहीं कह रहा है, बट वो आपने हैं से ही सारा बता दे रहा है कि वो समझ गया कि आपने देखा होगा, ठीक है। या आप कह रहे हो मैं आज घूमने जाऊँगा, है, तो मतलब कि उसका कहने का मतलब ये अच्छा ये घूमने जाएगा, ठीक है। मुँह से सीटी बजाना, ठीक है। जो लफंगे लोग होते हैं ना, मुंह से क्या करते हैं? लड़कियों को देख के सीटी मारते हैं ना, तो लड़कियां समझ जाती हैं कि ये मुझे क्या कर रहा है? फ्लर्ट कर रहा है, ठीक है। मुस्कुराना, आप मुस्कुराते हो तो इंसान समझ जाता है कि ये खुश है। जोर से बोलना, चीखना, घिघियाना, ठीक है। घिघियाना मतलब क्या होता है? बहुत ज़्यादा, बहुत मतलब अजीब तरीके से बिहेव करना। ठहाके लगाना आदि। ठहाके लगाना मतलब क्या होता है? ताली बजा के बहुत तेज से लोग जो हंसते हैं ना, उनको कहते हैं ठहाके लगाना। अब सेकंड पॉइंट है हमारा आँखों की भाषा या मुख मुद्रा। मैं बहुत धीरे धीरे, बहुत स्लो आप लोग को समझा रही हूँ ताकि आप बहुत अच्छे से समझते रहें। ये चैप्टर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। आँखों की भाषा, मुख मुद्रा। आँखों की भाषा कैसे? इशारे करना आँखों से। व्यक्तिगत संप्रेषण में आँखें एवं मुंह के हाव भाव को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। यानी व्यक्तिगत यानी हर एक व्यक्ति क्या करता है? आँखों एवं मुंह के हाव भाव को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। कक्षा में अध्यापक छात्रों की मनोदशा और आँखों की भाषा को पढ़ लेता है, ठीक है। जैसे किसी शिक्षक ने, टीचर ने बच्चे से कोई क्वेश्चंस किया, बच्चे क्या करते, जब नहीं आता है तो क्या करते हैं? अपनी नज़रें झुका लेते हैं, ठीक है, आँखें अपनी झुका लेते हैं। टीचर को समझ में आ जाता है अच्छा भाई इनको नहीं आ रहा है, ठीक है। उसके हाव भाव से समझ जाते हैं। एक अध्यापक के लिए छात्र की मुख मुद्रा अहम भूमिका निभाती है। नेक्स्ट है मुख मुद्रा के माध्यम से भय, क्रोध, प्रसन्नता, शोक, आश्चर्य आदि का संप्रेषण सरल हो जाता है। यानी कोई व्यक्ति गुस्सा है तो आप उसके इंप्रेशन से समझ जाओगे हाँ ये गुस्सा है। कोई डर रहा है तो भी आप समझ जाओगे। कोई खुश है तो थोड़ा सा मुस्कुराएगा, आप समझ अच्छा भाई ये खुश है ना। शोक यानी कि बहुत ज़्यादा कोई शोक मना रहा है, कोई मतलब कुछ किसी का कुछ गिर जाता है ना तो शोक मनाते हैं। आश्चर्य एकदम खुश हो जाना, थोड़ा सा एकदम आश्चर्य मतलब बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित हो जाना है ना, इस तरीके से। तो ये सभी संप्रेषण आप समझ जाते हैं। गूंगे बहरों के लिए यह अत्यंत उपयोगी है। भाई गूंगे बहरों के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है क्योंकि वो आप इशारों में ही सारी चीज़ें बता देते हैं, ठीक है। आँखों की भाषा से संबंधित मुहावरे भी प्रचलित हैं, जैसे आँखें चुराना,
आंखें चुराने का मतलब ये है कि आप क्या है, या तो फिर इसका दो आंसर है, या तो फिर आप आंखें चुरा रहे हो यानी शर्मा रहे हो, या फिर आप डरे हुए हो। आंखें दिखाना मतलब आप किसी को डरा रहे हैं। आंखें गीली करना यानी आप बहुत ज़्यादा दुखी हैं, रोने जा रहे हैं। आंखों से आग बरसाना, आंखें बिछाना, आंखों से आग बरसाना यानी गुस्सा बहुत करना। आंखें बिछाना मतलब किसी का इंतज़ार करना। आंखों की पलकें गिराकर उठाना, ठीक है, यानी शर्माना। आंखें नचाना, ऐसे गोल गोल नचाते हैं ना, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप क्या करते हैं, आंखों से इतने सारे इशारे कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं स्पर्श करके। हम स्पर्श करके कैसे जानते हैं अशाब्दिक संप्रेषण को? तो स्पर्श के माध्यम से व्यक्ति अपनी भावनाओं एवं विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए असफल हो जाता है। जैसे हाथ मिलते हैं तो पता चल जाता है कि दोस्ती का हाथ है या दुश्मनी का, ठीक है, यानी आप किसी से या तो दोस्ती में हाथ मिलाते हो या तो दुश्मनी में मिलाते हो, ठीक है। माँ के हाथ का एक स्पर्श प्यार का द्योतक होता है, ठीक है। माँ आपको छूती है प्यार से तो आपको लगता है माँ मुझे बहुत प्यार कर रही है। प्रशंसा की एक शाबाशी, यानी जब कोई आप अच्छा काम कर लेते हो तो आपको क्या करते हैं, आपको शाबाशी देते हैं, बहुत बढ़िया, वेल डन, आपने बहुत अच्छा किया, तो आप समझ जाते हो कि ये मुझे मेरी तारीफ़ कर रहे हैं। प्रशंसा मतलब तारीफ़ करना, ठीक है, तारीफ़ की एक शाबाशी। प्यार का एक चुंबन, ठीक है, अब प्यार से कोई आपको चुम्मा दे दे तो क्या होगा भाई, आप समझ जाते हो कि ये प्यार वाला है कि कैसा है। भाई चुम्मा तो प्यार वाला ही होता होगा, अभिव्यक्ति का साधन है, ठीक है। अब क्या है, अंधों के लिए स्पर्श एक वरदान है। संप्रेषण की विधियों को रेखाचित्र द्वारा भी प्रदर्शित किया जा सकता है। नेक्स्ट हमारा आता है, ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और ये है संप्रेषण के घटक, तत्व एवं प्रक्रिया। इसके लिए तो मैंने बहुत मेहनत की है। ये देखने में तो आप बहुत जल्दी पढ़ लोगे, लेकिन कितना इजी मैं आप लोगों को समझा सकूं, कितना इजी मैं बना सकूं इस आपको इस हेडिंग को, तो इसके लिए मैंने बहुत मेहनत की है। चलिए हम बात करते हैं संप्रेषण के घटक आए, या फिर आपसे तत्व पूछे या फिर आपसे प्रक्रिया पूछे, आपको एक ही आंसर देना है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। संप्रेषण की प्रक्रिया एवं तत्व नीचे दी गई है। ये देखिए मुंह फुलाए हुए हैं प्रेषक जी, यानी कि कहने वाला मुंह खोल कर कहने जा रहा है, इसलिए मैंने इसका मुंह खोल दिया। ये कुछ कहने वाला है ना, इसलिए मुंह खोल दिया। तो प्रेषक वो होता है जो अपनी बात को कहना चाह रहा होता है या अपनी बात को कहता है, तो ये कहने जा रहा है इसलिए इसका मैंने मुंह खोल दिया। अब ये अपने भाव और विचारों को दूसरों के प्रति प्रकट करने जा रहा है, यानी कोई संदेश देने जा रहा है, और संदेश के लिए कोई माध्यम भी तो होना चाहिए। तो प्रेषक में क्या होता है, संप्रेषण के घटक में प्रेषक होना चाहिए, संदेश जो आप संदेश देना चाहते हो वो होना चाहिए। क्या आप दूसरों को मैसेज देने वाले हो, क्या आप अपनी भावनाओं को प्रकट करने वाले हो, किसके माध्यम से प्रकट करने वाले हो वो भी तो होना चाहिए भाई। आप अकेले बैठे बकबक बकबक कर रहे हो तो क्या आपके फ्रेंड्स को पता चला होगा कि आप उनके बारे में कुछ कहना चाह रहे हैं, वो आपको कुछ बताने वाले हैं, कुछ ऐसे पता चलेगा नहीं, जब तक कोई माध्यम नहीं होगा। और माध्यम के साथ साथ प्रेषक देने वाला तो होना चाहिए, लेकिन कुछ लेने वाला भी तो होना चाहिए। यानी क्या होता है, संप्रेषण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में के भावना विचारों को आदान प्रदान करना होता है, तो उसको ग्रहण करने वाला भी तो होना चाहिए, यानी दो व्यक्ति होंगे तभी तो संप्रेषण हमारा पूरा होगा। अब ग्राही क्या होगा, वो हो जाएगा ग्राही जो ग्रहण कर लेगा आपके मैसेज को, ठीक है, किसी भी माध्यम से, फ़ोन के माध्यम से, बुक के माध्यम से, पाठ्यक्रम के माध्यम से, किसी भी माध्यम से, ठीक है। और इसको पहुंच तो गया, इसने सुन लिया, लेकिन उस पर उसका कोई फीडबैक भी होना चाहिए, प्रतिपुष्टि भी होना चाहिए कि हाँ वो उस चीज़ को समझ गया है और वो उसका आपको आंसर भी दे रहा है, ठीक है। तो ये हमारे क्या है, 5 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। एक है प्रेषक, दूसरा है संदेश, तीसरा है माध्यम, चौथा है ग्राही, पांचवा है प्रतिपुष्टि। यानी प्रेषक बोलने वाला जो आपसे कुछ कहना चाह रहा है, कोई एक व्यक्ति है जो आपसे कुछ कहना चाह रहा है, यानी एक टीचर है जो बच्चों को कुछ बताने वाला है, टीचर हो गए प्रेषक। संदेश यानी वो क्या जानकारी देने वाला है। माध्यम यानी किस बारे में देने वाला है, तो वो एक माध्यम होना चाहिए, जैसे हमारी पाठ्य पुस्तक होनी चाहिए, ठीक है, हमारी जो किताबें होती हैं उसके माध्यम से वो हमें कुछ बताने वाला है। और ग्राही मतलब बच्चे, ठीक है, बच्चे उसको समझने वाले हैं ना, तो बच्चे होने चाहिए और बच्चे उसको समझ करके उसका फीडबैक दें, ठीक है। चलिए, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, फिर भी हम आपको एक एक करके सारी चीज़ें बता दे रहे हैं।
प्रेषक संप्रेषण प्रक्रिया का पहला बिंदु होता है। भाई जब कोई बात अपनी शुरू करेगा तभी तो दूसरा समझेगा, आप कोई बोलेगा ही नहीं तो दूसरा उसका आंसर कैसे देगा। जैसे मान लो टीचर आपसे कोई सवाल ही नहीं कर रहा है तो आप कैसे बोलोगे। अब मैं आपको ये लेसन नहीं पढ़ाती तो आप कैसे पढ़ लेते, ये बात मैंने कही। तो सबसे पहला बिंदु क्या है, संप्रेषक प्रक्रिया का प्रेषक है, ठीक है, जिसके माध्यम से प्रेषक अपने विचारों एवं भावों को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाता है, ठीक है। अब जैसे मैं आपको अपने भाव और विचारों के थ्रू आपको इस लेसन को प्रकट कर रही हूँ तो मैं क्या हुई, प्रेषक हुई, ठीक है। चलिए अगला है संदेश। इस प्रक्रिया में संदेश एक उद्दीपक की तरह कार्य करता है जिसका प्रेषक उचित प्रकार से प्रयोग करता है। यानी उद्दीपक का मतलब जैसे हम अपने भाव और विचारों को, यानी हम कोई मैसेज देने वाले हैं आपको, ठीक है, तो ये हो गया हमारा संदेश। शैक्षिक भाषा में संदेश का आशय पाठ्य वस्तु से है, ठीक है। हम आपको क्या पढ़ाने जा रहे हैं, ये हम जो आपको पढ़ा रहे हैं ये विषय वस्तु, ये जो है ये क्या हो गई, ये आपकी हो गई, क्या हो गई आपकी, संदेश हो गया। यानी हम किस विषय में संदेश देने वाले हैं वो विषय होना चाहिए, ठीक है। माध्यम क्या है, जिन साधनों की सहायता से ग्राही तक संदेशों को पहुंचाया जाता है उसे माध्यम कहा जाता है। जैसे मैं आपको, आप लोग क्या है, मुझे मोबाइल के थ्रू मेरे वीडियोस को देख रहे होंगे या अदर वीडियो को मोबाइल के थ्रू ही तो देख रहे होंगे, या लैपटॉप के थ्रू देख रहे होंगे, या टैबलेट के थ्रू देख रहे होंगे, ठीक है। तो ये एक हो गया माध्यम। किताब क्या हो गया, एक माध्यम हो गया। जैसे अगर आप बच्चों को पढ़ाने जाओगे तो माध्यम क्या होगा, किताब होगा, यानी किताब के थ्रू ही तो आप पढ़ा रहे हो। और उस किताब में जो लिखा हुआ है, जो वस्तु है, पाठ वस्तु है, यानी जो पाठ योजना है, यानी जो आप उसमें जो टॉपिक पढ़ाने जा रहे हो वो हमारा हो गया संदेश। समझ में आ गया। टीचर हो गया प्रेषक, और विषय वस्तु यानी जो आप चीज़ पढ़ा रहे हो वो हो गया आपका संदेश। और किसके माध्यम से पढ़ा रहे हो, तो आप किसके माध्यम से पढ़ा रहे हो, किताब के माध्यम से पढ़ा रहे हो, वो हो गए आपके माध्यम, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। वर्तमान समय में प्रेषक के विभिन्न माध्यम प्रचलित हैं, जैसे मोबाइल भी हो गया, रेडियो हो गया, टेलीविज़न हो गया, ठीक है। समझ में आ गया आप लोगों को। जैसे आप मोबाइल के थ्रू पढ़ रहे हो और ये एक विषय वस्तु है जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ये आपका हो गया संदेश, और मोबाइल के थ्रू आप पढ़ रहे हो तो ये हो गया माध्यम, ठीक है। मीडियम होना चाहिए, माध्यम होना चाहिए। ग्राही क्या है, जो सूचनाओं को प्राप्त करता है वो ग्राही कहलाता है। आप जो है पढ़ रहे हो, मेरी बातों को समझ रहे हो, मेरे विचारों मेरे भाव को समझ रहे हो, तो ये क्या हो गया, आप लोग कौन हैं, आप लोग ग्राही हैं। यानी हमारे जितने भी प्रशिक्षु हैं ग्राही हुए। प्रतिपुष्टि का मतलब हुआ इस प्रक्रिया में प्रतिपुष्टि या प्रतिपोषण संदेश प्राप्त करने वाले व्यक्ति द्वारा प्रदान की जाती है। यानी फीडबैक जो होता है उसे हम कहते हैं प्रतिपुष्टि, ठीक है। तो अब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, बहुत अच्छे से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। आप देखिएगा इतना अच्छा किसी ने नहीं पढ़ाया होगा जैसे मैं आप लोग को बता रही हूँ, एक एक पॉइंट को बहुत इजी। और ये देखिए एकदम छोटे छोटे, आपको बिल्कुल छोटे छोटे आंसर में, आप इतना बड़ा आंसर आप 2 नंबर में लिखोगे, पूरे नंबर आपको मिलेंगे, पूरे 2 के 2 पूरे नंबर आपको मिलेंगे, क्योंकि आपको पता है 2 नंबर का आता है लघु उत्तरीय प्रश्न, आपका पूरे 2 नंबर मिलेंगे। आप इस तरीके से लिखोगे। और देखिए बहुत बड़ा मैंने नहीं लिखा कि आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएं, सारी चीज़ें बहुत देखिए छोटे छोटे पॉइंट में लिखा है, आप कंफ्यूज भी नहीं होगे और आपको अच्छे से याद भी हो जाएगा। नेक्स्ट है, इस प्रकार संप्रेषण के प्रमुख घटक हैं। जैसे संप्रेषक यानी जो कुछ कहने वाला होता है, यानी एक व्यक्ति जो अपनी सूचनाओं का आदान प्रदान करता है। दूसरा संदेश होता है, यानी माध्यम क्या, संदेश क्या होता है, यानी कि विषय वस्तु हो सकती है। ग्राही यानी ग्रहण करने वाला, ठीक है। तो ये हमारे हो गए प्रेषक के घटक, ठीक है, संप्रेषक के घटक हो गए। तो संप्रेषण यहाँ पर होगा, संप्रेषक नहीं संप्रेषण, ठीक है, संप्रेषण के घटक। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और आप लोगों से ये कहना चाहूँगी कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, क्योंकि हमारे बहुत से ऐसे प्रशिक्षु हैं जो बहुत ज़्यादा इसको लेकर परेशान रहते हैं। ये चैप्टर थोड़ा टफ लगता है, ठीक है। बुक में जो आपकी बुक है ना उसमें बहुत टफ लिखा है, मैंने इसको बहुत ईजी बनाकर आपके पास लाई हूँ, बहुत ईजी इसको बनाया है ताकि आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाए। बुक में तो बहुत ज़्यादा लिखा है, इतना ज़्यादा लिखा है कि समझ में नहीं आ रहा है कि कहना क्या चाह रहा है। फिर मैंने उसको एकदम शॉर्ट बनाया और शॉर्ट तरीके से फिर मैंने टाइप किया और मैं आपको यहाँ पर लेकर आई हूँ, आप यहाँ पर पढ़ सकते हो। बहुत ईजी है, देखिए ऐसे लग रहा है, जब मैंने बुक में देखा था तो ऐसे लग रहा था बहुत भाई बहुत ये हुआ है टाइप का, नहीं लगता अरे भाई कैसे पढ़ेंगे, क्या समझ नहीं आ रहा है। तो मैंने उसको ध्यानपूर्वक पढ़ा और उसमें देखा अच्छा भाई ये बात है,
तो फिर मैंने उसको छोटे छोटे हेडिंग के थ्रू उसको लिख दिया और आपका आंसर भी कंप्लीट हो गया और आपको समझ में भी आ गया होगा। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और पहली बार आए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैंने आपको ऑलरेडी जो आपके पेपर होते हैं ना वो मैंने पढ़ा दिए हैं, यानी कि जो आपके जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करा दिए। और मैं आपको बता दूं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं अगर वो आपने सॉल्व कर लिए तो समझ लीजिए आप आराम से 95 प्लस मार्क्स लाएंगे, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत आते हैं, प्रीवियस ईयर पेपर क्वेश्चन, और आप उनको देख लीजिएगा। मैंने ऑलरेडी प्लेलिस्ट में डाल दिया है, आप प्लेलिस्ट में जाइए। सब्जेक्ट वाइज नीचे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर दिए होंगे, यानी जो भी सब्जेक्ट, जैसे हिंदी सब्जेक्ट होगा आपका तो उसमें भी आप क्लिक करिएगा और स्क्रॉल करिएगा, नीचे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे, चाहे वो मैथ के हों, चाहे वो हिंदी के हों, चाहे वो आपके संस्कृत के हों, चाहे वो आपके सभी जितने भी सब्जेक्ट हैं, ठीक है, सारे आपको मिल जाएंगे। तो मिलते हैं हम इसी तरीके से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।